तो आप सबका बेसिक तो हो गया था। अब हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान जीके स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस तो पता है सबको, राजस्थान जीके का। सिलेबस के अंदर आपके राजस्थान का इतिहास दे रखा है, भूगोल दे रखी है, और राजस्थान की कला और संस्कृति दे रखी है। और टोटल क्वेश्चन कितने? 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है। राजस्थान जीके में क्या क्या दे रखा है आपके? एक तो दे रखा है इतिहास, एक क्या है? राजस्थान का भूगोल, और एक क्या दे रखी है? राजस्थान की संस्कृति। इतिहास के अंदर आपके दो तो सभ्यताएं दे रखी है। क्या दिया हुआ है? दो सभ्यताएं, 10 राजा, क्रांति, आंदोलन, और राजस्थान का क्या है? एकीकरण। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर इतिहास में दो सभ्यताएं हैं, 10 राजा है, क्रांति है, आंदोलन है, और राजस्थान का एकीकरण है। इतिहास के अंदर, भूगोल के अंदर मात्र 4 ही टॉपिक दे रखे हैं। कितने टॉपिक? एक तो है भौतिक विभाजन। क्या दे रखा है? राजस्थान का भौतिक विभाजन। दूसरा है राजस्थान का अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र में नदियां आ जाती है। और एक है राजस्थान की जलवायु, और एक राजस्थान की प्रमुख फसलें। तो फसलें तो आप एग्रीकल्चर में पढ़ लोगे। तो मुख्य 3 टॉपिक है ज्योग्राफी में, भौतिक विभाजन, अफवाह तंत्र और जलवायु। और बाकी जो बच गए वो किसके अंदर आ जाएंगे? संस्कृति के अंदर। अब ये संस्कृति में जो भी टॉपिक आएंगे ना आपके, उनमें से आधे टॉपिक आपको इतिहास में टच करेंगे। कहाँ टच करेंगे? इतिहास के अंदर। तो डायरेक्ट राजाओं में से और क्रांति में से और एकीकरण में से डायरेक्ट क्वेश्चन तो कितने पूछे जाएंगे? 7 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन कला संस्कृति के क्वेश्चन भी आपको इतिहास के अंदर क्या करेंगे? जैसे कोई निर्माण कार्य है तो वो सारे 5-6 क्वेश्चन किधर आ जाएंगे? इतिहास से टच करेंगे। बाकी 4 या 5 क्वेश्चन कहां से आएंगे आपके? राजस्थान के भूगोल से आएंगे। और लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास कहां से आएंगे? संस्कृति से आएंगे, जिनमें से 5-6 क्वेश्चन कहां टच होंगे? वो इतिहास के अंदर ही टच हो जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 25 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का इतिहास। क्या स्टार्ट करेंगे? राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। पता है इतिहास तो किसे बोलते हैं? इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? इति का मतलब होता है पहले या पूर्व में, और हास का मतलब होता है घट चुका या बीत चुका। क्या होता है? घट चुका या बीत चुका। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास से। इति का मतलब पहले या पूर्व में, और हास का मतलब घट चुका या बीत चुका। तो आज से पहले जो भी घटनाएं घट चुकी है, उन घटनाओं का अब हम शुरू से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करेंगे, वो कहलाएगा इतिहास। जो भी घटनाएं बीत चुकी है उनका अब क्रमबद्ध रूप से क्या करना? अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे बोलते हैं? 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास से। पहले या पूर्व में, और हास का मतलब घट चुका या बीत चुका। आज से पहले जो भी घटनाएं घट चुकी है उनका प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक अब अध्ययन करना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इतिहास। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। तो राजस्थान के इतिहास को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों के अंदर? 3 में। एक तो है प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास है? प्राचीन। एक है मध्यकालीन इतिहास। कौन सा? एक है आधुनिक इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास के अंदर आपके सभ्यताएं दे रखी है। प्राचीन इतिहास में क्या है? सभ्यताएं। और सभ्यताओं के अंदर भी कौन सी है आपके? आहड़ है एक तो, और एक कौन सी है? कालीबंगा।
और मध्यकालीन में हम राजस्थान के राजवंशों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन? राजवंशों का। और आधुनिक के अंदर करते हैं हम क्रांति आंदोलन और एकीकरण का। तो ये सिस्टम रहेगा हमारा इतिहास पढ़ने का। सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक तीन भागों में बांट दिया। सिलेबस में क्या क्या कहां पर है? प्राचीन इतिहास में हम सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं और सभ्यताएं बहुत सारी राजस्थान में, लेकिन आपकी कौन सी दे रखी है? आहड़ और कालीबंगा सभ्यता। मध्यकालीन में हम राजस्थान के राजवंशों का अध्ययन करते हैं। किनका अध्ययन करते हैं? राजवंशों का। आज के मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर का राजवंश, और उनमें भी कितने शासक? 10 शासकों को पढ़ना है। कितने शासकों को? 10 को। आधुनिक के अंदर आपके क्रांति आंदोलन और एकीकरण दे रखा है। तो हम यहां से पढ़ते हुए जब यहां आ जाएंगे तो हमारा इतिहास क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त। तो इसको थोड़ा सा बेसिक उतार लो इसका, ऐसे लिख लो इतिहास तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम राजस्थान का इतिहास। क्या कर रहे हैं? इतिहास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बनता है, इति और हास से। इति का मतलब पहले या पूर्व में, हास का मतलब घट चुका या बीत चुका। इतिहास किसे बोलते हैं? पूर्व में बीत चुकी घटनाओं का अब क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, समझने की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। पुराने समय का इतिहास जो सबसे पुराना है वो क्या कहलाता है? प्राचीन इतिहास। बीच का इतिहास मध्यकालीन इतिहास, और वर्तमान से कुछ समय पहले का इतिहास क्या कहलाता है? आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। प्राचीन इतिहास में क्या आती है? सभ्यताएं। और आपके सिलेबस में कौन कौन सी दे रखी है? आहड़ और कालीबंगा सभ्यता। मध्यकालीन में आती है राजस्थान के राजवंश। राजवंशों में कितने शासक हैं आपके? 10 शासक दे रखे हैं। और आधुनिक इतिहास में क्रांति आंदोलन और क्या आता है? एकीकरण। तो जब यहां से स्टार्ट करके यहां आते हैं आपका इतिहास क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राचीन। इसको उतार लेना एक बार।
तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास। प्राचीन समय के अंदर सबसे पहले कौन आए? आदि मानव आए थे। कौन आए थे? आदि मानव। आदि मानव धीरे धीरे सभ्य हुआ तो किनका विकास हो जाता है? सभ्यताओं का विकास हो गया था। आदि मानव आया था सबसे पहले प्राचीन समय के अंदर, धीरे धीरे उसने आग का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, रहन सहन करने लग गया, भोजन बनाने लग गया, फिर बस्तियां निर्माण करने लग गया, एक जगह बस्ती निर्माण करके रहने लगे, खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे। तो धीरे धीरे वो सभ्य होते गए और सभ्य होने की वजह से किनका विकास हो जाता है? सभ्यताओं का विकास हो गया था। तो इस आदिमानव को सबसे पहले जिस धातु का पता लगा था वो कौन सी थी? तांबा। और तांबे से कौन सी सभ्यताओं का विकास होता है? ताम्रयुगीन सभ्यताएं। और फिर कांसे का पता लगा तो कांस्य युगीन सभ्यताएं। और फिर लोहे का पता लगा तो लोहे युगीन सभ्यताओं का विकास हो जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यताओं में आहट तो कहां पर पड़ती है? उदयपुर के अंदर है। बालातल कहां पर है? उदयपुर में। बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में। ओजियाना कहां पर है? भीलवाड़ा में। गिलुंड कहां पर है? राजसमंद में। गणेश्वर कहां पर है? सीकर में। और इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन संस्कृति की क्या बोलते हैं? जननी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यताओं में कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में। और सोती सभ्यता बीकानेर में। और इस सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? कालीबंगा प्रथम। लोहे युगीन सभ्यताओं के अंदर मुख्य सभ्यताओं में बेराट कहां पर है? जयपुर में। सुनारी, झुंझुनू, जोधपुरा, जयपुर नगरी, चित्तौड़ नगर, टोंक, रेड टोंक। और रेड की खुदाई के अंदर कहते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोह खनिज मिला था, इसीलिए इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? टाटा नगर भी कहा जाता है। तो आपके ये सभ्यताएं हैं कौन कौन से स्थान पर, कौन कौन सी, लेकिन आपको किन सभ्यताओं की जानकारी लेनी है? सिलेबस में आपके दे रखी है। एक तो कौन सी सभ्यता? आहट सभ्यता। और दूसरी कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता, जो कहां पर है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाते। आहट सभ्यता कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। कालीबंगा सभ्यता कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। आहट सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। और कालीबंगा कैसी है? कांस्य, याद रख लेना कैसी है ये? कांस्य युगीन। कालीबंगा कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो आपको पढ़ना है आहट सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। लिखना कुछ ही नहीं है, लिखे हुए कल मिल जाएंगे आपको नोट्स, बस आज समझना ही है। क्या करना है? समझना है। फिर आपका प्राचीन इतिहास आज क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इन सभ्यताओं को पुरातात्विक स्थल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? तो आपके सिलेबस में प्राचीन इतिहास के अंदर दो सभ्यताएं दे रखी है, आहट सभ्यता और कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। आहट सभ्यता कहां पर है? उदयपुर के अंदर। और कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। और कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। अब इन्हें पुरातात्विक स्थल भी बोला जाता है, यानी ऐसे स्थल जो आदि मानव ने पहले बसाए होंगे, धीरे धीरे वो सभ्य हो गया, खेती करने लग गया। तो ज्यादातर सभ्यताएं पहले नदी घाटियों के किनारे होती थी। कहां होती थी? नदी घाटियों के किनारे। लेकिन किसी कारणवश वो अब नहीं रही, वो लुप्त हो गई है, जमीन में दब गई है। अब उन जगहों की जानकारी जुटा रहे हैं हमारे इतिहासकार और उनकी खोज कर रहे हैं। और खोज करने के बाद में उनका उत्खनन करके वहां पर क्या क्या चीजें मिली है, तो पुराने समय की जानकारी जुटा रहे हैं। वो क्या कहलाता है? पुरातात्विक स्थलों की जानकारी प्राप्त करना। तो पुरातात्विक स्थलों को क्या कहा जाता है? सभ्यताएं कहा जाता है। तो आपके दे रखी है आहट सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। तो सबसे पहले बात करते हैं आहट सभ्यता की। आहट सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में। कैसी सभ्यता है ये? ताम्रयुगीन सभ्यता। ज्यादातर सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे मिली है। तो ये भी कौन सी नदी के किनारे मिली? ये यहाँ जो नदी थी इसका नाम था आयड़ नदी। कौन सी नदी? इस आयड़ नदी का दूसरा नाम क्या है? बेड़च भी बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? बेड़च नदी भी। कई कई बार दोनों ही नहीं आते। ये किसकी सहायक नदियां थी?
ये बनास की सहायक नदियां थी। किसकी थी? तो यहां पर आहड़ सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई है? आयड़ नदी के। आयड़ नहीं आई तो बेड़च। आयड़ नदी का पानी कहते हैं उदयपुर में झील है, उदय सागर झील, झील में गिर के वापस निकलते ही नाम क्या बदल कर हो जाता है? बेड़च नदी हो जाता है। और दोनों ही नहीं आई तो क्या आ जाएगा? बनास के किनारे विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। अब किसी भी सभ्यता विकसित हो गई है, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति ने तो इसकी खोज की है, तो खोज करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? खोजकर्ता। क्या कहलाएगा? खोजकर्ता। और खोज करने वाला तो खोज करता, और बाद में खोज करने के बाद में इसको जिसने खुदाई की है, इसकी उत्खनन करवाया है, तो वो कहलाएगा उत्खनन करता। क्या कहलाता है? उत्खनन करता। सभ्यताओं का उत्खनन होता था, खनन नहीं होता था। खनन तो जैसे कोई खनिज पदार्थ मिल जाता है तो मशीन से उसको खुदवा लेते हैं, लेकिन इनका ऐसे नहीं होता। इनको परत वाइज परत धीरे धीरे ऊपर से मिट्टी उतारी जाती है ताकि नीचे जो भी चीजें मिले ना वो सुरक्षित मिले उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो सभ्यताओं का क्या होता था? उत्खनन होता था। तो इस आहड़ सभ्यता की जिस व्यक्ति ने खोज की थी उसका नाम था अक्षय कीर्ति व्यास। क्या नाम था? अक्षय कीर्ति व्यास, जिसे शॉर्ट के अंदर एक के व्यास भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? और 1953 में खोज की थी इसकी। कब की है इसकी खोज? 1953 के अंदर। लेकिन इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? जिसका नाम था एच.डी. सांकलिया। क्या नाम था? ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता के उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ लेता है। इसने खोज कर दी 1953 में, और थोड़ा सा इसने उत्खनन भी करवा दिया था। किसने? इस एक के व्यास ने। तो प्रारंभिक उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? एक के व्यास। आहड़ सभ्यता की प्रारंभिक उत्खननकर्ता कौन थे? एक के व्यास थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए उत्खननकर्ता कौन है तो क्या होगा? एच.डी. सांकलिया। इसका पूरा नाम था हसमुख धीरज सांकलिया। और यहाँ पर एक टीला मिला है जिसे धूलकोट क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? धूलकोट का टीला। और इस धूलकोट के टीले का उत्खनन किया था आर.सी. अग्रवाल ने। किसने किया था? इनका पूरा नाम था रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम था? तो इस सभ्यता की उत्खनन के अंदर ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता एच.डी. सांकलिया। आहड़ सभ्यता का मुख्य उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? एच.डी. सांकलिया। आहड़ सभ्यता के प्रारंभिक करता कौन थे? एक के व्यास। आहड़ सभ्यता में धूलकोट टीले का उत्खनन किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल ने। और खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? अक्षय कीर्ति व्यास। और खोज कब हुई है? 1953 के अंदर। कब हुई है खोज? 1953 के अंदर। अब यहाँ पर जो भी खुदाई कर दी, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता है कि कौन से काल की सभ्यता है ये। तो इसका पता लगाने के लिए कुछ पुरानी वस्तुएं होती है, उनका पता लगाने के लिए एक पद्धति होती है जिसका नाम दिया गया है कार्बन C14 पद्धति। कौन सी पद्धति? कार्बन C14। इस पद्धति से जब इस सभ्यता के काल का पता लगाया गया तो इस पद्धति के अनुसार लगभग काल आया इस सभ्यता का 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य की सभ्यता। किसको माना गया है? आहड़ सभ्यता को। और लगभग मान लिया कि कितने वर्ष पुरानी थी? 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता। किसे मानते हैं? आहड़ सभ्यता को। काल का पता कौन सी पद्धति से लगाए? कार्बन C14 पद्धति से। कौन सी नदी किनारे विकसित हुई? आयड़ या बेड़च, ये दोनों नहीं आई तो बनास। खोज किसने की है? एक के व्यास ने 1953 में। और मुख्य उत्खनन किसके निर्देशन में? एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। किसके निर्देशन में? एच.डी. सांकलिया। इस आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। क्या नाम था? ताम्रवती नगरी। प्राचीन नाम तो क्या था इसका? और ताम्र, अभी जो गणेश्वर को लिखाया था वो क्या था? गणेश्वर को क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन संस्कृति या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को बोलते हैं। और ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। इसे धूलकोट भी कहा गया था। स्थानीय नाम क्या था इसका? स्थानीय नाम किस नाम से जाना जाता था वहां से? धूलकोट के नाम से। इसके अलावा भी अनेक नाम थे कौन सी सभ्यता के? इस आहड़ सभ्यता के। आहड़ स्थान पर है, कहां पर है ये? उदयपुर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे मिली? आयड़ नदी। तो इसे आयड़ सभ्यता भी बोलते हैं। कौन सी सभ्यता?
बनास के क्षेत्र वाली सभ्यता मानी जाती है, तो बनास संस्कृति की सभ्यता। कौन सी सभ्यता बोलते हैं? बनास संस्कृति की सभ्यता। यहां पर आपको पता है तो इतिहास में आहड़ स्थान पर मेवाड़ महाराणाओं के क्या है? शमशान घाट है। क्या किस नाम से जानते हैं उन्हें? महासतियों के नाम से। तो इसे मर्तकों के टीले की सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? मर्तकों के टीले की सभ्यता या महासतियों के टीले की सभ्यता भी बोल सकते हैं। मर्तकों के टीले की सभ्यता या महासतियों के टीले की सभ्यता। यहाँ का जो जीवन मिला है वो गांवों जैसा मिला है। कैसा मिला है? गांवों जैसा, इसलिए इसे ग्रामीण सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? यहाँ पर एक दुर्ग मिला था, अघाट दुर्ग, तो उस दुर्ग के नाम पर इसे अघाटपुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघाटपुर। तो ये सारे ही उपनाम किसके हैं? इस आहड़ सभ्यता के। ये ध्यान रखना, प्राचीन नाम तो क्या था इसका? ताम्रवती नगरी। स्थानीय नाम क्या था? धूलकोट। अन्य नामों में से आयड़ सभ्यता भी बोलते हैं, बनास संस्कृति की सभ्यता बोलते हैं, मर्तकों के टीले की सभ्यता बोलते हैं, महासतियों के टीले की सभ्यता बोलते हैं, ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं या अघाटपुर। ये सारे किसके नाम है? आहड़ सभ्यता के। आहड़ सभ्यता कहाँ मिली? उदयपुर के अंदर। कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन। खोज किसने की है? एक के व्यास ने। कब की है? 1953। प्रारंभिक उत्खनन भी किसने? एक के व्यास ने। मुख्य उत्खनन करता एचडी सांकलिया। धूलकोट टीले का उत्खनन आरसी अग्रवाल ने। कौन सी नदी के किनारे मिली? आइडिया बेडस। दोनों ही नहीं हो तो बनास नदी। कार्बन C14 पत्ती के अनुसार काल क्या माना गया? 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य की लगभग कितने वर्ष पुरानी? 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी गई है। कौन सी? आहड़ सभ्यता। ये सारी बेसिक चीजें किसकी है? आहड़ की है। इसी प्रकार बेसिक जानकारी किसकी होगी? कालीबंगा की। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। कैसी सभ्यता है ये? कांस्य युगीन सभ्यता। ये भी नदी के किनारे होगी। कौन सी नदी के? घग्गर नदी के। और इस घग्गर नदी की जगह प्राचीन समय में एक नदी बहती थी जिसका नाम है सरस्वती नदी। कौन सी नदी बहती थी? और इसकी जानकारी हमें वेदों से मिली। कहां से मिली? कि प्राचीन समय में इसी क्षेत्र में सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन बाद में उसी के रास्ते में कौन सी बहने लग गई? घग्गर नदी। और इस नदी का नाम घग्गर इसलिए हुआ था कि जब भी इसमें पानी आता था तो ज्यादा पानी आने पर कहते हैं हनुमानगढ़ के आसपास के जितने भी घर थे तो घर घर तक इस नदी का पानी पहुंच जाता था। तो घर घर तक पानी जाने के कारण नाम ही क्या हो गया? घग्गर नदी हो गया। तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? घग्गर नदी के किनारे। सेम ऐसी प्रोसेस रहेगी। खोज करता है इसके हो जाएंगे अमलानंद घोष। किसने खोज की है? अमलानंद घोष की जगह शॉर्ट में कभी कभी ए घोष भी बोल देता है या AN घोष भी लिख देता है। क्या लिख देता है? कि इसी के नाम है। खोज की थी इसकी 1952 में। कभी कभी 51-52 भी आ जाता है, तो ध्यान रखना 1951 या 52 के अंदर। कालीबंगा की कब हुई है? 51-52 में। और आहड़ की कब हुई है? 1953 के अंदर। इसके उत्खनन करता है HD सांकलिया थे मुख्य। इसके थे बीबी लाल और BK थापर। कौन थे? बीबी लाल का पूरा नाम था ब्रजवासी लाल और BK थापर का नाम था बालकृष्ण थापर। मुख्य उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे इसके? बीबी लाल और BK थापर। अब ये तो आहड़ स्थान पर मिल गई उदयपुर में, तो नाम क्या हो गया? आहड़ सभ्यता। लेकिन ये हनुमानगढ़ में मिली है, तो नाम कालीबंगा कैसे हुआ? कालीबंगा क्या हुआ? यहाँ पर कुछ चूड़ियां मिली थी काले रंग की मिट्टी की बनी हुई, और चूड़ी को सिंधी भाषा में बंगा बोलते हैं। क्या बोला जाता है? बंगा। तो कालीबंगा शब्द कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। ध्यान रखना, खूब बार एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां होता है। और कौन सी भाषा का शब्द है ये? सिंधी भाषा का शब्द। कहाँ मिली सभ्यता? हनुमानगढ़ में। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर। घग्गर नहीं आई तो सरस्वती। सरस्वती की जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से। कालीबंगा की खोज किसने की है? अमलानंद घोष ने। कब की है? 1951-52 में। और उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बीबी लाल और BK थापर के निर्देशन में। अब इसका भी उसी पद्धति से क्या किया गया? काल का पता लगाया गया कि ये कौन से काल की सभ्यता है। तो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार इसका काल माना गया है 2300 ईसा पूर्व से
1750 ईसा पूर्व के मध्य की सभ्यता। कौन सी पद्धति के अनुसार? कार्बन C14 पद्धति के अनुसार। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे 2300 भी बता 2350 भी बोल देते हैं। 2350 से 1700 की। गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं ये तो 2500 के आसपास की सभ्यता है। लेकिन लगभग आपको ध्यान रखना है कि उसमें टच हो रहा है कि इसका काल नहीं हो रहा है ना, 1900 या 2000 ध्यान रखना है उसका। तो उसके अलावा इसकी 2300 भी आ सकता है, 2350 भी आ सकता है, 2500 भी आ सकता है, 2400 भी आ सकता है। तो ये किसका हो जाएगा फिर? कालीबंगा। लेकिन इस पद्धति का नाम दे दे तो पद्धति तो क्या बताइए? 2300 से 1750 बताया इसका तो, और इसका पद्धति ने क्या बताया था? 2000 से 1200। गोपीनाथ शर्मा इसका 1900 से क्या बता देते हैं? 1200 बता देते हैं। तो ये ध्यान रखना इतना सब, और कंफ्यूज कहीं नहीं होना है इसके अंदर। अब उसके उपनाम थे, इसके भी कुछ उपनाम है। ये सभ्यता वो तो ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता थी, ये नगरीय संस्कृति की सभ्यता थी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? नगरीय सभ्यता होने के बावजूद भी प्रारंभ यहाँ पर जो मकान बने थे वो कच्ची ईंटों के थे। कौन सी ईंटों के? तो अपवाद स्वरूप कच्ची ईंटों के होने के कारण इसे दीनहीन की बस्ती भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? दीनहीन की बस्ती। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था वो इसको ही माना गया है। एक केंद्र तो था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो, और तीसरा किसको माना गया है? इस कालीबंगा को। तो एक इतिहासकार हुए हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम था? इस दशरथ शर्मा ने इस कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। क्या कहा था? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी? कालीबंगा। और किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। नगरीय सभ्यता भी किसको? कालीबंगा को। और दीनहीन की बस्ती भी किसे बोलते हैं? कालीबंगा। तो ये कालीबंगा सभ्यता की बेसिक जानकारी है आहड़ और कालीबंगा की। आहड़ कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। आहड़ कैसी? ताम्रयुगीन। कालीबंगा कैसी? कांस्य युग की खोज किसने की है? A.K. व्यास ने। कब की है? 1953 में। कालीबंगा की अमलानंद घोष ने। कब की है? 51-52 में। आहड़ मुख्य उत्खनन H.D. सांकलिया, और इधर मुख्य उत्खनन बीबीलाल और B.K. थापर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां। कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। कौन सी भाषा का है? सिंधी। कालीबंगा का काल इस पद्धति के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य की, और आहड़ का काल इस पद्धति के अनुसार 2000 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य की। लगभग कितने वर्ष पुरानी है ये? 4000 वर्ष पुरानी। कौन सी नदी किनारे विकसित हुई? आयड या बेड़च या बनास। और ये कौन सी नदी के? घग्गर। और घग्गर नहीं हो तो सरस्वती नदी। इस सभ्यता को क्या नामों से जानते हैं? नगरीय सभ्यता, दीनहीन की बस्ती, या दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी। आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम धूलकोट। क्या नाम था? धूलकोट। और अन्य उपनामों में से आयड सभ्यता, बनास संस्कृति की सभ्यता, मर्तकों के टीले की सभ्यता, महासतियों के टीले की सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, या क्या बोलते हैं? अघाटपुर के नाम से जाना जाता है। तो हो गया बेसिक। अब यहां पर उत्खनन किया इन्होंने, तो क्या क्या चीजें मिली? वो इस सभ्यता की क्या कहलाएगी? विशेषताएं कहलाती है। वो इस सभ्यता की क्या होगी? विशेषताएं। तो दोनों की मेन विशेषताएं देख लो आप एक बार। एक तरफ तो आहड़, दूसरी तरफ तो विशेषताएं अगर आप एक की भी याद कर लोगे तो बच जाएगी, वो किसकी रह जाएगी? दूसरी की रह जाएगी। जो भी इजी लगे उसकी याद कर लेना, लेकिन मेन तो ध्यान रखना। आहड़ सभ्यता ये ताम्र युगीन सभ्यता थी, तो यहाँ का प्रमुख कार्य था तांबा गलाना। क्या था? तांबा गलाना, और तांबे के क्या बनाना? उपकरण बनाना। तांबा गलाना या तांबे के क्या बनाना? उपकरण बनाना। आहड़ सभ्यता का मुख्य कार्य क्या था? तांबा गलाना और तांबे के उपकरण बनाना। या आहड़ सभ्यता में जो मकान बने कच्ची ईंटों के, कैसे थे? मकान कैसे थे आहड़ सभ्यता में? कच्ची ईंटों के थे। लेकिन जो मकान की नींव है ना, नींव, इसको मजबूती देने के लिए एक पत्थर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? पत्थर का। और उस पत्थर को बोलते हैं क्वार्ट्ज पत्थर या शिष्ट पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? क्वार्ट्ज या शिष्ट पत्थर। अब इसकी जो दीवारें थी मकान की वो कच्ची ईंटों की तो थी, लेकिन इन दीवारों को सुंदर बनाने के लिए मिट्टी का लेप किया गया था, जिसका नाम है चिप्स मिट्टी। कौन सी मिट्टी का? दीवारों की सुंदरता के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग करते थे?
चिप्स मिट्टी का प्रयोग करते थे। और छत है ना कोई वैसी नहीं थी पक्की, घास फूस की छत थी। किसकी थी ये? घास फूस की। तो आहड़ सभ्यता के अंदर जो संस्कृति मिली है वो ग्रामीण संस्कृति जैसी थी। कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति। आहड़ सभ्यता में कैसी संस्कृति मिली है? ग्रामीण संस्कृति मिली है। मकान मिले हैं कैसी ईंटों के? कच्ची ईंटों के। दीवारों को सुंदर बनाने के लिए कौन सी मिट्टी? चिप्स मिट्टी का प्रयोग। लेकिन नींव की मजबूती के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया है। कौन से का? क्वार्ट्ज या शिष्ट पत्थर का। मुख्य कार्य क्या? तांबा गलाना या तांबे के क्या बनाना था? उपकरण बनाना था। इसके अलावा यहां से और क्या मिला है? चाकी मिली है। क्या पीसने की? आटा या अनाज पीसने की चक्की। कौन सी सभ्यता में मिली है? आहड़ सभ्यता में। बड़े बड़े मर्द भांड मिले तो इसे बड़े बड़े मर्द भांडों की संस्कृति की सभ्यता भी बोला जाता है। आहड़ को मर्द भांड बोलते, मिट्टी के बने हुए जिनमें अनाज रखा जाता था। क्या रखा जाता था? पहले अपने गांव के अंदर नहीं होती थी क्या ओबरियां? क्या होती थी? ओबरियां। तो वैसी ओबरियां यहाँ मिली है। अनाज रखने के बड़े बड़े मर्द भांड, जिन्हें यहाँ स्थानीय भाषा में गोरे या कोटे कहा गया है। क्या कहा गया है? गोरे या कोटे, या कोट भी बोल सकते हैं। अनाज रखने के बड़े बड़े मर्द भांड मिले। स्थानीय भाषा में क्या नाम मिला है इनका? गोरे या कोठे मिला है। आटा पीसने की क्या मिली? यहाँ से चक्की मिली है। यहां पर कुछ कब्रें मिली है जिनमें कहते हैं कुछ कंकाल मिले। इन कंकालों के पास में गहने मिले। क्या मिले हैं? आभूषण। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि आहड़ सभ्यता में इन शवों को आभूषणों सहित ही गाड़ते थे। आहड़ सभ्यता में कैसे गाड़ा जाता है शवों को? आभूषणों सहित गाड़ा जाता था। आजकल तो सबसे पहला काम ही क्या करते हैं? मरते ही बोला आभूषण निकाल लेना और अच्छे से चेक करना कहीं और तो कहीं नहीं पहना हुआ है? तो इससे क्या पता चलता है कि आज की दुनिया क्या है? बहुत स्वार्थी है। जैसे ही कोई आदमी मर जाता है तो मरते ही उसके कपड़े वगैरह और कोई चीजें होती है, बोला सारों को इकट्ठा करके घर से बाहर निकाल दो या साथ ही क्या कर दो? जला दो। लेकिन आभूषण वगैरह पहन रखा है तो नहीं, वो तो निकाल लेना पहले। उसका कोई बैंक बैलेंस है वो भी ले लो, गाड़ी वाड़ी है उसको तो नहीं जलाते फिर। कपड़े वगैरह है इनको जलाओ। तो यहाँ पर क्या होता था? आभूषणों सहित शवों को क्या करते थे? गाड़ते थे। कौन सी सभ्यता में? इस आहड़ सभ्यता के अंदर। यहाँ पर कुछ मुद्राएं मिली है जिनमें एक तरफ यूनानी देवता की फोटो है, अपोलो की। किसकी फोटो है? हाथ में तीर है उसके और कमर पर तीर डालने का वो तरकश डाल रखा है इसने। और दूसरी तरफ इसी मुद्रा के त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। किसका चिन्ह है? त्रिशूल का। तो अपोलो युक्त मुद्राएं किस सभ्यता में मिली है? आहड़ सभ्यता के अंदर मिली है। यहाँ के कुछ मूर्तियां मिली है बेल की। किसकी? खिलौने जैसी मूर्ति मिली है और इसको नाम दिया गया है यहाँ पर बनासियन बुल। क्या नाम दिया गया है? बनासियन बुल का संबंध किस सभ्यता से था? आहड़ सभ्यता से। बनासियन बुल का संबंध किस सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से। आटा पीसने की चक्की भी आहड़ में। अनाज रखने के बड़े बड़े मर्द भांड, स्थानीय नाम गोरे या कोटे। अपोलो युक्त मुद्रा कहाँ मिली है? आहड़ सभ्यता के अंदर। आभूषणों से इस शवों को कहाँ गाड़ते थे? आहड़ सभ्यता में। एक ही घर मिला है, उन घरों के अंदर 6 चूल्हे भी मिले। रसोइयां है ना घरों की, कितने थे चूल्हे? तो इसे पता लगाया गया है कि यहाँ पर पहले संयुक्त परिवार रहते थे और सामूहिक भोजन किया जाता था। किस सभ्यता में? आहड़ सभ्यता में। और एक चूल्हा है ना उस पर मानव की हथेली के निशान भी मिले। क्या मिले हैं? मानव की हथेली के निशान मिले। यहाँ के लोग थे ना, उन्हें ज्वार और चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। क्या मिलते हैं? और जो आहड़वासी खाते थे ना सबसे ज्यादा क्या खाते थे? चावल। ये क्वेश्चन भी खूब बार आ गया है, अभी सेकंड ग्रेड में पूछा था कि आहड़वासियों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? आहड़वासियों का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल था। और जानकारी किस खेती की थी इनको? चावल और ज्वार की खेती की जानकारी थी। यहाँ के लोग रंगाई छपाई से भी परिचित थे। रंगाई छपाई के ठप्पे मिले यहाँ से। कहाँ से? और मेल उतारने के छब्बे भी मिले। क्या मिले हैं? मेल उतारने के। मेल उतारने के नहीं आते, रगड़ रगड़ के मेल उतारते हैं। तो मेल उतारने के छब्बे मिले हैं। और रंगाई छपाई के क्या मिले? ठप्पे मिले हैं। ज्वार और चावल खेती के क्या थे? साक्ष्य मिले हैं। मुख्य खाद्यान्न क्या था? चावल ही था। तांबा गलाना प्रमुख उद्योग था। तांबे के क्या मिले हैं? उपकरण। तांबे की चूड़ियां मिली है, तांबे के छल्ले मिले हैं, तांबे की
कुल्हाड़ी मिली है, ये कहाँ से मिली है? आहड़ से मिली। एक घर में कितने थे चूल्हे मिले? 6 चूल्हे। एक चूल्हे पर मानव हथेली का क्या मिला है? निशान मिला है। शवों को कैसे गाड़ते थे? आभूषणों सहित। अपोलो युक्त क्या मिली है? मुद्रा। अनाज रखने के बड़े मर्द बांड किस नाम से जाने गए? गोरे कोट। बैलों की मूर्तियां मिली है, क्या नाम मिला? बनासियन बुल। आटा पीसने की क्या मिली है? चक्की। कैसी सभ्यता थी ये? ग्रामीण संस्कृति। मकान किसके बने थे? कच्ची ईंटों के। नींव में किसका प्रयोग? पत्थर का प्रयोग। दीवारों को सुंदर बनाने की कौन सी मिट्टी? चिप्स। और छत किसकी बनी थी दीवार इनकी मकानों की? घास फूस की। किसकी छत थी? घास फूस। ये मुख्य विशेषताएं है किसकी? आहार सभ्यता की। अब इसके अलावा जो बच गई वो सारी विशेषताएं किसकी रहेगी? कालीबंगा की। तो कालीबंगा की भी मेन देख लो आप कौन कौन सी है। कालीबंगा सबसे फेमस, विश्व में एकमात्र दोहरे जुते हुए खेतों की साक्षी। कौन सी सभ्यता के अंदर मिले? कालीबंगा के अंदर मिले हैं। यहां मिला है जौ और गेहूं। विश्व में एकमात्र दोहरे जुते हुए खेत कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। और किस फसल की जानकारी मिलती है इसमें? गेहूं और जौ की जानकारी मिली है। किसकी जानकारी मिली है? गेहूं और जौ की। यहाँ नगरों के प्रमाण मिले, दुर्गों के प्रमाण मिले और उन दुर्गों के चारों ओर दोहरा परकोटा मिला है। तो इसे पता लगाया इतिहासकारों ने कि यहाँ पहले बाढ़ आती होगी, तो बाढ़ से बचाने के लिए नगर के चारों ओर दोहरा परकोटा बनाया था। कैसा परकोटा है? दोहरा परकोटा। और दोहरा परकोटे को हम दोहरी रक्षा प्राचीर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर। तो दोहरी रक्षा प्राचीर या दोहरा परकोटा कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिला है। दोहरे जुते हुए खेतों के साथ से भी कहा? कालीबंगा में। जैसे एक ही वर्ष में वो चाहते थे कि 2 फसलें हो जाए। गांव में नहीं करते क्या? वो भी सरसों भी बीज दी, बीच में चने भी बीज दिए, तो एक ही साथ में 2 फसल। तो सबसे पहले विश्व में 2 फसलों की जानकारी दोहरे जुते हुए खेत कहाँ मिले? कालीबंगा सभ्यता में। और क्या क्या मिला था इसमें? जौ और गेहूं मिला था। दोहरा परकोटा या दोहरी रक्षा प्राचीर भी कहां पर मिली है? कालीबंगा में। अब यहाँ की सबसे मेन विशेषता, सड़कें समकोण पर कहां काटती है? कालीबंगा सभ्यता की सड़कें कहां काटती है? समकोण पर काटती है। और ये पद्धति कहलाती है ऑक्सफोर्ड या चेसबोर्ड पत्ती। कौन सी पत्ती? ऑक्सफोर्ड चेसबोर्ड पत्ती के नाम से जानी जाती है। कालीबंगा सड़कें कहां काटती है? समकोण पर। और किस नाम से जानी गई? ऑक्सफोर्ड या चेसबोर्ड के नाम से। अब किसी ने यहां घर बना लिया। अपने गांव में तो क्या होता है, घर बना लिया, सामने से रोड है, तो मुख्य दरवाजा कहां रखेंगे? इस रोड के ऊपर रखेंगे। लेकिन कालीबंगा के अंदर जो भी घर मिले ना, मुख्य सड़क की ओर न होकर दरवाजा किधर होता था? पीछे की ओर। कहां होता था? पीछे की ओर होता था। और दरवाजे एक पल्ले के होते थे। एक तो 2 गेट होता है, एक सिंगल होता है। तो दरवाजे कैसे थे यहाँ के? एक पल्ले के दरवाजे होते थे। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। अब यहां पर कुछ कब्रें मिली है। क्या मिली है? कब्रें। इन कब्रों के अंदर अपने कोई आदमी मर जाता है ना, उसका सिर दक्षिण दिशा में रखते हैं। किधर रखते हैं? दक्षिण में। और पैर किधर रखेंगे? उत्तर में। लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम था। इसका सिर तो रखते थे किधर? उत्तर के अंदर। और पैर किधर रखते थे? दक्षिण में। तो शवों को दिशा के अनुसार उल्टा लेटाया जाता था। किस सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। और एक शव के पास कहते हैं तांबे का शीशा भी मिला है, तांबे का दर्पण। क्या मिला है? एक शव या कंकाल के पास तांबे का दर्पण मिला है। कौन सी सभ्यता में? शवों को कैसे लेटा देते? दिशा के अनुसार उल्टा लेटाते थे। समकोण पर काटती थी सड़कें। सड़कें कहां काटती थी? समकोण पर। मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। दरवाजे कैसे होते थे? एक पल्ले के। बड़े बड़े बाथरूम भी मिले। क्या मिले हैं? बाथरूम। लेकिन नालियां लकड़ी की मिल गई। किसकी? तो यहां पर सुव्यवस्थित नालियों का अभाव था। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा के अंदर। बड़े बड़े बाथरूम मिले, लेकिन नालियां किसकी थी? लकड़ी की मिली है। कौन सी सभ्यता मिली है? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। यहां पर भूकंप के साक्ष्य मिले। किसके? दीवारों में दरारें थी, तो इतिहासकारों ने बोला कि क्या आया होगा? भूकंप आया होगा। यहां पर रोग के साक्ष्य भी मिले, मलेरिया रोग के। कौन से रोग के?
यहाँ पर शल्य क्रिया के प्रमाण मिले। ऑपरेशन बोला कोई रोग हुआ होगा, ऐसी कोई खोपड़ियां मिली है बच्चों की जिनमें छेद है, क्या है, तो इन्होंने पता लगाया कि कोई रोग हुआ है। और कौन सा रोग माना, मलेरिया रोग। तो कोई डॉक्टर भी होगा उस समय अपना, तो उसने कोई गर्म चीज करके इसकी खोपड़ी में क्या कर दिए, छेद कर दिए। तो यहाँ पर रोग की जानकारी मिली है मलेरिया की, और शल्य क्रिया के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले। यहाँ पर कुछ जिनमें हड्डियां मिली है, इसे पता चलता है कि यहाँ पर बलि दी जाती थी, नर बलि या पशु बलि की जानकारी भी किस सभ्यता में है, कालीबंगा सभ्यता में। एक मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, मिट्टी के बने हल रेखा के साक्ष्य भी किस सभ्यता में मिले, कालीबंगा सभ्यता में। तो ये ध्यान रखना, भूकंप के साक्ष्य मिले, मलेरिया रोग के मिले, शल्य क्रिया के मिले, बलि प्रथा के मिले, या मिट्टी से बनी हल रेखा के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता में। यहाँ पर कुछ मोहरे मिली है जिनमें एक बाघ बना हुआ है, क्या, बाघ। तो व्याघ्र अंकित मोहरे और कुछ बाट भी मिले तोलने की, किसके बाट, इसे पता लगाया गया कि यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य भी होता था, क्या होता था, व्यापार और वाणिज्य। एक लिपि भी मिली है यहां से, क्या मिली है, लिपि, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, स्टार्ट हो गई यहां से और वापस आ रही है, ओवरलैपिंग इसको काटते हुए। तो ऐसी लिपि मिली है कौन सी सभ्यता के अंदर, कालीबंगा सभ्यता के अंदर। तो इस लिपि को इतिहासकारों ने नाम दे दिया, विदेशी इतिहासकारों ने, ये तो बुस्त्रोफेडेन लिपि थी। कौन सी लिपि थी, पढ़ी गई है क्या, ये नहीं पढ़ी गई, एक दूसरे को काटते हुए थी, और इतिहासकारों ने नाम क्या दिया, बुस्त्रोफेडेन लिपि। लेकिन हमारे देश में भी दिमागदारी बहुत है, उन्होंने कहा ये तो सांप की जैसे है, कैसे है, सांप की जैसे, तो इसे सर्पिलाकार लिपि भी बोलते हैं। कौन सी लिपि बोला जाता है, सर्पिलाकार। और गाँव में तो एक से बढ़कर एक है, बोला बेल जब टॉयलेट करता है तो ऐसी आकृति बन जाती है, तो इसे गोमूत्र लिपि भी बोलते हैं। कौन सी लिपि, ध्यान रखना, कालीबंगा के अंदर जो लिपि मिली है नाम क्या मिला है, बुस्त्रोफेडेन। इसी को क्या कहा जाता है, सर्पिलाकार, या इसे क्या बोलते हैं, गोमूत्र लिपि। हड्डियां मिली है, ऊंट की हड्डियां, किसकी, तो यहाँ के लोगों को क्या पालने की जानकारी थी, ऊंट पालने की जानकारी थी। हवन कुंड मिले, हवन करवाने की 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, क्या मिली है, कितनी अग्निवेदिकाएं मिली है यहाँ पर, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। स्वास्थ्य का चिन्ह भी मिला है, कहां पर, कालीबंगा सभ्यता में। स्वास्थ्य का क्या मिला है, यहां से चिन्ह मिला है। अब ये कालीबंगा सभ्यता मुख्य मुख्य विशेषताएं थी, लेकिन बोला सभ्यताएं थी, अब ये पतन कैसे हुआ इन सभ्यताओं का, तो हमारी जो ऑथेंटिक बुक्स चलती है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की, उसने इन सभ्यताओं का पतन माना है। इस आहड़ का तो उसने मान लिया कि यहाँ पर कोई बाढ़ आई होगी, संभवतः माना है, फिक्स नहीं है कि यहाँ क्या आई होगी, बाढ़, और बाढ़ की वजह से इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। किसने माना ये, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने। और इस सभ्यता के लिए उसने कहा कि यहाँ पर गुजरात के पास में एक कच्छ का रण पड़ता है, यहाँ से धूल भरी आंधियां आई है, और धूल आंधियों में ये सभ्यता क्या हो गई, दब गई। तो कच्छ के रण से आने वाली धूल भरी आंधियों से इस सभ्यता का क्या हो जाता है, पतन। और ऐसी जानकारी कौन देता है, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा देते हैं। तो ये आपके प्राचीन इतिहास में दोनों सभ्यताएं क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। लिखा हुआ कल मैटर सारा मिल जाएगा आपको। बेसिक जानकारी ध्यान रखनी है आपको। बेसिक जानकारी में आहड़ कहां पर है, उदयपुर के अंदर। कालीबंगा कहां पर है, हनुमानगढ़। आहड़ कैसी सभ्यता, ताम्रयुगीन। आहड़ कैसी सभ्यता है, ताम्रयुगीन। आहड़ कौन सी नदी के किनारे विकसित, आहड़ बेड़च या बनास नदी के किनारे। काल कौन सा है उसका, 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की। कौन सी पद्धति के अनुसार, सी कार्बन 14 पद्धति के अनुसार। खोज किसने की, A.K. व्यास ने। कब किए, 1953 के अंदर। उत्खनन मुख्य किसके निर्देशन में, H.D. सांकलिया के निर्देशन में। प्रारंभिक उत्खनन A.K. व्यास ने। और धूल को टीले का उत्खनन R.C. अग्रवाल ने किया था। किसने किया था, प्राचीन नाम क्या था आहड़ का, ताम्रवती नगरी। क्या था, ताम्रवती नगरी। और स्थानीय नाम क्या था, धूलकोट नाम था। कालीबंगा कहां पर है, हनुमानगढ़ में। कैसी सभ्यता है ये, कांस्य युगीन सभ्यता। कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां। क्या होता है शाब्दिक अर्थ, काली चूड़ियां। कालीबंगा की खोज किसने की है, अमलानंद घोष ने। कब किए, 1951-52 में। और मुख्य उत्खनन किसके निर्देशन में, बीबीलाल और B.K. थापर के निर्देशन के अंदर।
नगरीय सभ्यता भी मानते हैं किसको? कालीबंगा को। ग्रामीण सभ्यता किसे मानते हैं? आहड़ को। दीनहीन की बस्ती कालीबंगा को। और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। इसके अलावा आहड़ के अन्य उपनामों में आघाटपुर किसे बोलते हैं? आहड़ को बोलते हैं। मर्तकों की टीलों की सभ्यता भी आहड़ को। महासतियों के टीले की सभ्यता आहड़ को। आयड़ सभ्यता आहड़ को। बनास संस्कृति की सभ्यता आहड़ को। अघाटपुर किसे बोलते हैं? आहड़ को। ताम्रवती नगरी भी किसे बोलते हैं? आहड़ को ही बोला जाता है। किसको बोलते हैं? आहड़ को। और धूलकोट भी किसे बोलते हैं? आहड़ को ही बोलते हैं। तो ये आपके आहड़ और कालीबंगा सभ्यता है। आटा पीसने की चक्की कहाँ मिली? आहड़ के अंदर। अनाज रखने के मर्द भांड आहड़ में। किस नाम से जानेंगे? बोरे या कोटे। आभूषणों सहित शवों को कहाँ गाड़ते थे? आहड़ में। घर में 6 चूल्हे मिले किस सभ्यता में? बनासियन बुल कहाँ मिले? आहड़ सभ्यता के अंदर। कहाँ मिले? कालीबंगा में। विश्व में एकमात्र धोरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा के अंदर किस खाद्यान्न की जानकारी मिलती है? गेहूं और जौ। और आहड़ का मुख्य खाद्यान्न क्या था? चावल था। क्या था? चावल। कालीबंगा में सड़कें कहाँ काटती थी? समकोण पर। आक्सफोर्ड या चेस बोर्ड पत्ती कहलाती है। घर के दरवाजे कैसे थे? एक पल्ले के। मुख्य सड़क की ओर न खुलकर किधर खुलते थे? पीछे। भूकंप की जानकारी मिली है कहाँ? कालीबंगा में। और क्या मिली है? शल्य क्रिया की जानकारी भी कालीबंगा में। हल रेखा के साक्ष्य भी कालीबंगा के अंदर में। बलि प्रथा के प्रमाण भी कालीबंगा में। तोलने की बाट और व्याघ्र अंकित मोहरे भी कालीबंगा के अंदर ही मिली है। कहाँ मिली है? कालीबंगा में। लिपि मिली है, पढ़ी नहीं गई। नाम क्या था? बुस्त्रोफेडेन लिपि। लेकिन इसे और क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार या गोमूत्र लिपि भी बोलते हैं। इस आहड़ सभ्यता का पतन तो गोपीनाथ शर्मा ने किससे माना है? संभवतः बाढ़ से माना है। और कालीबंगा का पतन संभवतः किससे माना गया है? कच्छ के रण से आने वाली धूल भरी आंधियों से। और यहाँ पर आपका प्राचीन इतिहास क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, जिसमें आहड़ और कालीबंगा सभ्यता है। बार बार रिवीजन करना, 2-3 बार आराम से याद हो जाएगा। नहीं होगा तो दोनों की बेसिक जानकारी याद करके एक की क्या कर लेना? विशेषताएं याद कर लेना।